क्या बोलते हैं इसको? माइक। दूसरा वर्ड क्या है इसका? वो एप्पल समझेंगे। An apple a day keeps doctor away. मैं चाहता हूं कि कुछ लोग आ जाएं, ताली बजाने वाले लोग, हमारे समर्थक लोग। कितना? नहीं, मैं सुन नहीं पाया कुछ। थोड़ी देर तो सुना मैंने, उसके बाद मैं नहीं सुन पाया। क्या चीज? बहुत बधाई स्वीकार करें। कब है जन्मदिन? 19 जून को है राहुल गांधी के दौर। तो तुम्हारे नाम के आगे लगा सकते हैं उनका सरनेम, लगा सकते हैं? कहाँ के हो? हैं? सब कब्जा तो यहीं का है। नहीं, ये 370 के बराबर वाला कानून है। आप ट्वीट पढ़िए ना मुख्यमंत्री जी का। 370 जैसा ही उत्तराखंड का ये कानून। जो लोग जमीन लेना चाहते थे कहीं और, अब जमीन लेके दिखा दें। आप जमीन नहीं लेने दे रहे हैं ना, ये गलत बात है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट के सभी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का दिन विशेष है, और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है, और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें, तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं।
वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विधायक, मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। विद्वानों के सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में किए, और यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। उनसे पूछिए, हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, 9 बार, 9 टाइम्स बोले। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया। क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट,
सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा। एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। हिंदी और इंग्लिश क्या चीज? हाँ, उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड जोड़ा मैंने। तो उनको मैंने एक किताब दी थी कल। मैंने कमाल अख्तर जी से कहा था कि स्पीकर जी के माध्यम से कुंभ पर जो स्टडी की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, साउथ एशिया डिपार्टमेंट ने वो जो स्टडी की थी वो उस किताब को भेंट किया था मुख्यमंत्री जी को स्पीकर साहब के माध्यम से। तो अंग्रेजी में भिजवाई थी मैंने, और अंग्रेजी में इसलिए भिजवाई थी मैंने, अंग्रेजी को सजाने के लिए और हिंदी को पढ़ने के लिए मैं भेज दूंगा कमाल अख्तर जी के माध्यम से। जो अंग्रेजी में भेजी है मैंने उन्हें, वो सजाने के लिए, और हिंदी में ये भेज रहा हूं किताब पढ़ने के लिए। कमाल अख्तर जी दे देना उनको। क्योंकि 9वां बजट था इनका, यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र और उनके संकल्प अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये पहला उनका संकल्प था। कितने बजट पेश हो चुके हैं? 9। पहला घोषणा पत्र का पहला है उनका शब्द ये। दूसरा, वो कहते हैं कि हम 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर के प्रदेश भर के किसानों की मदद करने का काम करेंगे। कितने पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में? 25,000 करोड़ रुपया, और 9 बजट इनके चले गए हैं। 1,000 करोड़ कह रहे हैं भामाशाह भाव स्थिरता कोष को बनाएंगे, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। 1,000 करोड़ किसके लिए? भामाशाह योजना लाकर के जो हमारी सब्जियां या अन्य फसलें, मान लीजिए बुंदेलखंड में हमारे मूंगफली हो रही है, या बुंदेलखंड में हमारे तिल की पैदावार है, सरसों की पैदावार है, या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में टमाटर है, कैप्सिकम है, अन्य फसलें हैं, उसके लिए मदद करने के लिए किसान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे। हमारा बुंदेलखंड का किसान बर्बाद हो गया, मूंगफली उसकी खरीदी नहीं गई। अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा फसलों का। आप में से जानते होंगे कहां फसलों का न्यूनतम दाम मिलेगा? जो हमारे सरकार, जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, उन मंडियों को अगर चौपट किसी ने किया तो इस सरकार ने चौपट कर दिया। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी, जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके। ऐसे तमाम उनके वो बिंदु हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थे, और 9 बजट के बाद भी हम देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि हम गन्ना किसानों का अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम उसमें इंटरेस्ट देकर के उनका भुगतान कराने का काम करेंगे। पहले दिन से ये सरकार कहती है कि हमने इतना पेमेंट किया है, इतना भुगतान किया है, एक बकाया नहीं बताते हैं, और दूसरा क्या कीमत बढ़ाई है गन्ने की, कितना रेट बढ़ाया गन्ने का, आज तक सरकार नहीं बता रही है। हमारे विधायक तमाम बैठे हमारे साथ, उसी गन्ना क्षेत्र से आते हैं, पंकज मलिक बैठे हैं, अभी सहारनपुर में होकर के आया हूं, वहां भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से मैं मिला।
पत्रकार साथियों से मैं मिला और उनसे जानकारी ली है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान चाहते थे गन्ने की कीमत बढ़े। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने, दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए, गन्ने की कीमत रेट नहीं बढ़ा पाए हैं। और 14 दिन तो भूल जाइए आप। फिर ये सरकार कहती है कि हम 4000 एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ, और उनको 18 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। कितने रुपए? उन्हें 18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एफपीओ को। सरकार बताए कितने एफपीओ की मदद की है। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। ये डबल ब्लेंडर सरकार ने अगर एक भी मेगा फूड पार्क विकसित किया हो तो सरकार बताए। मेगा फूड पार्क। और मुझे याद है उस समय की सरकार से मिलकर के, उस समय की दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कई फूड पार्क के लिए, प्रोसेसिंग के लिए योजनाएं लागू की थी, जिसमें मुझे याद है एक कन्नौज और दूसरा बस्ती में। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या रुख अपनाया है कि अभी तक वो चालू नहीं हो पाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया इजराइल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, और कई एक्सपर्ट साइंटिस्ट उसमें थे शामिल, जहां पर किसानों को कैप्सिकम, टमाटर या ग्रीन हाउस में तैयार कर करके किसानों को उपलब्ध कराते थे, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, उनकी पैदावार अच्छी हो। सरकार आते ही बजट नहीं दिए जा रहे कहीं भी। कोई भी एक्सीलेंस सेंटर बनाया उसमें कहीं भी कोई बजट का इंतजाम नहीं है, ना साइंटिस्ट को बुलाया जा रहा है। फिर ये कहां से आय दोगुनी कर देंगे? जो लोग सशक्त नारी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि यूपीपीएससी में हम महिलाओं की संख्या दुगनी कर देंगे सरकारी नौकरियों में। इनके घोषणा पत्र में है कि पीएससी में हम लोग दुगनी कर देंगे। आज बताएं कितनी दुगनी हो गई है? 500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेंगे। कहो तो ये मुख्यमंत्री जी पढ़ भी ना पाए। स्मार्ट सिटी बनाते बनाते ये स्मार्ट क्लास भी बनाने लगे हैं। ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाई जाएंगी। कंप्यूटर लैब, साइबर लैब, आर्ट रूम निर्माण की जाएंगे। वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण होंगे। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रो रही है कि उसे बजट मिल जाए। सोचिए क्या लिखते हैं अपने घोषणा पत्र में कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो आपके नाक के नीचे है विश्वविद्यालय, वो फंड के लिए रो रहा है। और बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का क्या हाल होगा वो आप बेहतर समझते होंगे। स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे, इसके लिए हम एड लास्ट में एक दिखाएंगे आपको। पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट को इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है। हम लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे किसी योजना के माध्यम से। 30,000 करोड़ मतलब सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि वो इलाज खुद दे, वो चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें आए। और जो वित्त मंत्री हैं, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप दोनों स्कीम से मिलकर के शाहजहांपुर का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था। उस समय वित्त मंत्री के गृह जनपद का मेडिकल कॉलेज ही में कुछ नहीं हो रहा है। इलाज तो दूर, दवाई तो दूर। जो मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए
जो स्टाफ की जरूरत होती है वो स्टाफ ही नहीं है वहां पे। और आपको याद होगा जिस समय मैं सदन में था कि उस मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर की जरूरत है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, कितने अन्य स्टाफ की जरूरत है, उसकी पूरी सूची पढ़ी थी मैंने। जब वित्त मंत्री के अपने गृह जनपद के मेडिकल कॉलेज की ये हालत हो, स्वास्थ्य की ये हालत हो, मैंने जानकारी की है शाहजहांपुर की, एक भी एम्बुलेंस नहीं चल रही वहां पर। फोन मिलाने पर एम्बुलेंस ही नहीं आती है, घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। सोचिए वित्त मंत्री के जनपद का ये हाल। और अभी हाल में मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया था, क्योंकि इधर अगर हम डेटा सरकार का देखें तो डायबिटीज, हार्ट, किडनी और कैंसर, इन गंभीर बीमारियों से बहुत गरीब के घर में परेशानी आ रही है। बहुत बड़े पैमाने पे ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए, समय से इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर समय से इलाज मिल जाएगा तो खर्चा भी कम होगा और जीवन भी बचाया जा सकता है। लेकिन समय पे इलाज नहीं सरकार दिला पा रही है। अभी जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया, तो जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं तो सबसे पहले मरीज जिससे मैं टकराया वो गोरखपुर की थी बेटी एक। सोचिए कैंसर इंस्टीट्यूट में अचानक हम लोग गए, और जब मैंने कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में गया और मैंने जानना चाहा कि मरीज कहां इंतजार करते हैं, कहां आराम करते हैं, तो वहां पर देखा कि जहां पर ओपीडी बनी हुई है बिल्डिंग की, उसी पर जमीन पर अपना गद्दा बिस्तर लगा करके सो रहे हैं। और जो सबसे पहले मैं टकराया, गोरखपुर की बेटी से टकराया मैं। उसके ब्रेन में पानी निकालने का या ट्यूमर की शिकायत थी, कैंसरस था इसलिए पानी निकाला जा रहा था, उसका फर्दर इलाज होना था। आप सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 साल से हैं, 9 साल से, और गिनती कर लेना गोरखपुर कितनी बार गए, गोरखपुर कितनी बार पहुंचे हैं। कुंभ का तो गिनती आ गई है, कुंभ में कितनी बार गए वो। अयोध्या की भी गिनती आती है, बनारस की भी गिनती आती है कि ये पहले मुख्यमंत्री जो इतनी बार गए हैं। सोचिए गोरखपुर में जाने के बाद भी कैंसर का इलाज गोरखपुर में ना उनके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और ना ही एम्स में है। उस गरीब परिवार को इलाज कराने के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में। सोचिए आप, उसके लिए बजट, पर्याप्त बजट नहीं दे रही सरकार। कितने वर्ष लग गए उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। जब मैं एक बार औचक निरीक्षक करने गया था, ऐसे ही औचक निरीक्षक नहीं बोलेंगे, अपने बनाए हुए कैंसर इंस्टीट्यूट को देखने, बजट के दिन हमारे साथ चौधरी साहब भी थे। तो जब पहुंचे तो पूछा कि डायरेक्टर कहां है, तो डायरेक्टर साहब को आने में आधा घंटा लगा। वो आना इसलिए नहीं चाहते कि क्या जवाब दें बजट का। अभी हम लोग विधायक लोग सब गए मिल करके, डायरेक्टर गायब हो गया वहां से, और इसलिए चले गए कि क्या बताएं। वो तो काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर, डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं। वहां इंस्टीट्यूशन में जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने नाम तो बदल दिया, लेकिन बजट नहीं दे रही सरकार। वहां पर जो मशीन आनी थी, पैट स्कैन मशीन, वन ऑफ द बेस्ट मशीन है वहां की, जो लगनी थी आज तक नहीं लग पाई हैं। कई मशीनें इसलिए नहीं लग पा रही हैं क्योंकि ठेकेदार नहीं सरकार तय कर पा रही है। और ठेकेदार क्यों नहीं तय हो रहा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अब ये बात मैं नहीं कह सकता हूं, ये बात लगता है इन्हें पता है, हमारे पत्रकार साथियों को यही बात है, सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि यूपी भारत है। यूपी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बताओ, उत्तरांचल के लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, और उत्तरांचल में जमीन नहीं ले सकते हम लोग जाएं तो वहां 370 लगा दिया उत्तराखंड में। तो ये तो मेडिकल की व्यवस्था, किसी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएं और उसमें चले जाएं, जो प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया था, शिलान्यास कराई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अपने प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या है बताइए आप लोग। अब तो बजट में 1 ट्रिलियन वाली बात भी नहीं आ रही है। आप सब लोग बैठे हो,
कितनी बार 1 ट्रिलियन आया इसमें? 1 ट्रिलियन कितनी बार आया इस बार? ये 1 ट्रिलियन अगर आया हो तो बताइए आप। और वो 1 ट्रिलियन तो पा ही नहीं सकती है सरकार, जिस गति से ये ग्रोथ रेट हो रही है इसमें, कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या और बताएं इनका, सब धोखा ही धोखा है। इन्हें केवल बजट देना चाहिए था अपना जुमला मंत्रालय के लिए। और बजट की पहली लाइन, मतलब सेकंड लाइन जो लिखते हैं बजट की, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? अगर आप बजट की सेकंड लाइन पढ़ेंगे आप, और उस बजट की सेकंड लाइन में लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ, हालांकि वर्ड महाकुंभ कहीं नहीं हमारे वेदों में नहीं है, 144 वर्षों में आता है। तो हम क्या गलत बोल रहे थे बताइए आप? हम लोग भी तो ये बात कह रहे थे कि हर कुंभ 144 वर्ष बाद आता है। हर कुंभ 144 वर्ष बाद ही आएगा। क्या गलत कह रहे हैं? जो बात हम लोग कह रहे थे वो आपने लिख दी अपने बजट के स्पीच में, और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। लगता है वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सोचिए आप, ये गोपनीयता उन्होंने बना के रखी। ये सीक्रेसी होती है, क्योंकि आप बजट किसी को बता नहीं सकते बजट पेश होने से पहले तक। तो देखिए सरकार में हो क्या रहा है। और उसी का परिणाम आपने कुंभ में देखा कि जो उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड है उसका जो डेटा कहता है, और जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड एनजीटी का जो डेटा कहता है, दोनों में ब्लंडर है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं। हो क्या रहा है ये बताइए दिल्ली लखनऊ में? दिल्ली वालों के आंकड़े, दिल्ली वालों का डेटा यूपी वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यूपी वाले अपना नया डेटा है जो स्वीकार करेगी दिल्ली के नहीं करेगी। अब ये बताइए आप, अगर हम दिल्ली वालों के आंकड़ों को मान करके कोई बात कहें और ये सरकार नहीं मान रही है, तो क्या ये सरकार कहेगी कि दिल्ली वाले सनातनी नहीं है? अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है, अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चले कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं, पानी स्नान करने लायक नहीं है। मैं तो इस मौके पर कहूंगा, चाहे वो यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के डेटा हो या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का डेटा हो जो मेरे हाथ में है, बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें, और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूं कमाल अख्तर जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से है, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। और कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने नेचुरल उसमें चला जाता है, वो उनका नेचुरल फ्लो था,
पहले एएनआई ने एक बार दिखाया था नेचुरल फ्लो उनका। अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। जीरो टॉलरेंस क्राइम में जो इनका भेदभाव है और कुछ ही लोगों पे भरोसा कर करके उन्हीं से सब काम लेना, उन्हीं से सब काम करवाना, उसका परिणाम क्या है कि हाईएस्ट लेवल का करप्शन है पुलिस विभाग में। अभी तक का हाईएस्ट लेवल का करप्शन है और अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों पर कार्रवाई लगातार हाईएस्ट लेवल पर करप्शन है। और उसका उदाहरण कई हैं। पुलिस विभाग का इतना करप्शन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जितना हो रहा है। और हर तरह का करप्शन है, जितने तरह के करप्शन होते हैं हर तरह का करप्शन पुलिस विभाग में है। और उसका परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट SC ST बहुत से प्रदेशों को हम पीछे छोड़ गए और कस्टोडियल डेथ में हम न जाने कहां हैं। और ये सरकार संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 कहता है, उसकी भी सरकार परवाह नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार ये लोग बैलेंस करने के लिए भी जान ले लेते हैं। अगर किसी की जान ले ली, उंगली उठ गई, तो उन्हें बैलेंस करना है तो अपने आदमी को भी वो मार देंगे। सोचिए आप, आर्टिकल 21 संविधान का, बाबा साहब का, कि आप जान नहीं ले सकते किसी की। और कस्टोडियल डेथ में हम कहां पहुंच गए? साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में भी हम लोग न जाने कहां हैं। एक पिछले दिनों हमने सदन में भी कहा था, लेकिन खुल के बात नहीं कही थी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे अखबारों में वो विज्ञापन आया था कि वो जेल के अंदर एक गधा बंद है। सभी अखबारों में बड़े फ्रंट पे आया था। हमें तो यही नहीं समझ में आया गधा कौन है। एक विज्ञापन अखबारों में आया जिसमें जेल के अंदर एक गधा दिखाया गया। हमें यही नहीं समझ में आया गधा किसको कह रही सरकार ये। और जब हमने उस पर ट्वीट कर दिया, एक्स पे लिख दिया, उसके बाद से वो एड भी आना बंद हो गया। थाने का करप्शन आपको याद होगा। एक थाना बलिया का, उसकी आमदनी क्या थी? प्रतिदिन जाने कितनी इनकम थी प्रतिदिन उसकी? 25 लाख रुपए थे। और कुंभ में जो हम लोगों ने दुर्दशा देखी है, कुंभ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों में बैठे रहे लोग, चलने के लिए चलते रहे, किलोमीटरों चलते रहे, सब सड़कें बंद रहीं, लोग स्नान नहीं कर पाए, जहां पानी मिला वहां स्नान कर लिया, संगम त्रिवेणी में नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग बस स्नान करके चले गए, बस उनकी श्रद्धा थी इसलिए स्नान करके चले गए। क्योंकि सरकार ने इतना इवेंट कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया। पहली बार कुंभ को पॉलिटिसाइज किया गया होगा, इससे पहले कभी कुंभ पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। जो हमारे कुंभ की ब्यूटी थी, वो ब्यूटी ये थी कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो नदियां मिलती हैं, वो है ब्यूटी हमारी। इन्होंने बढ़ा बढ़ा के कह करके, और बहुत सारे साधु संत बोल नहीं सकते हैं लेकिन दुखी मन से गए हैं, क्योंकि उन्हें सेवा मिलनी चाहिए थी। सेवा करने का काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार मुनाफे की नहीं सोच सकती है। धर्म के काम में मुनाफा नहीं सोचा जा सकता है। धर्म का काम सेवा का है, आस्था का काम है। कोई इसमें मुनाफा ढूंढ रहा है, सोचिए आप। इनके लिए धर्म मुनाफा हो गया, बिजनेस हो गई। और धर्म में राजनीति पहली बार सम्राट हर्षवर्धन ने जहां शुरू किया था कुंभ, वैसे तो पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बोलती है वो यही बोलती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कभी कुंभ शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन वहां पहुंचते थे, 75 दिन रह करके दान कर करके जाते, स्नान करते थे लोग, और सभी धर्मों के लोग बुलाया जाता था, सभी धर्मों के लोग मौजूद रहते थे। जैसे इन्होंने कुंभ शुरू किया, जिस व्यक्ति ने कभी कुंभ शुरू किया उसकी प्रतिभा ही हटा दी वहां से।
और जब मैंने उस बात को ट्वीट किया, लिखा एक्स पर, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने एक चौराहे पे सम्राट हर्षवर्धन को लगा दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्राट हर्षवर्धन ने, जिसने कुंभ लगाना शुरू किया था, कुंभ का आयोजन शुरू किया था, जो दान और स्नान के लिए लोग आते हैं, उससे बड़ा महादानी कोई नहीं मिला। हालांकि दानवीर कर्ण का अलग इतिहास है, अलग तरीके से हम लोग मानते हैं, लेकिन कुंभ में महादानी उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। उसकी अगर भविष्य में हम लोगों को प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो वही कुंभ क्षेत्र में हम लोग लगाने का काम करेंगे। और हम तो दान के लिए कई बार कह चुके हैं, ये सरकार का दिल ऐसा ही नहीं कि दान दे दें। हम तो कहेंगे कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों से दान ले लें, क्योंकि वो जो किला है वो फौज के अंडर है, वो किला दान में ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में न जाने कब तक कुंभ होगा। हम लोग धरती पर नहीं रहेंगे तब भी कुंभ होगा, हम लोग नहीं थे धरती तब भी कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार किए कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, वो आए तभी से कुंभ हो रहा है। सोचिए आप, इसको भी ओन करना चाहते हैं। कुंभ भी उन्हीं ने शुरू किया, इवेंट बना दिया उन्होंने। श्रद्धा और भावना से आने वाले श्रद्धालुओं की कितनों की जान चली गई। ये अभी मैं देख रहा था बजट में, ये कोई सेंचुरी बना रहे हैं, गिद्ध सेंचुरी, वो भी क्या है वो, नहीं, कोई संरक्षण हो रहा है, कोई गिद्ध संरक्षण, वो स्पेशल गिद्ध है कोई, तो वो क्या हुआ, प्रजनन क्या होता है बताओ। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी क्या सोच रहे हैं, प्रजनन केंद्र गिद्ध का बना रहे हैं, और वो भी कहां पे, अपने गोरखपुर में। गोरखपुर में बना रहे हैं। नहीं, वो कहीं है, तो कहीं और भी बनाया जा सकता था। हालांकि वो आप समझ गए। अब ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो बना तो रहे हैं कहीं पर। ये आ गया, अच्छा ठीक है, हो जाने दो। खैर एनीवे, तो ये जो बनाया जा रहा है इनका, तो बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसे बनाने में। गोरखपुर में बनाए में कोई आपत्ति नहीं है, पर गोरखपुर में मेट्रो नहीं दे पा रहे हैं। और अभी बजट में आया है कि 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो जो अर्बन एरिया में बाढ़ आ जाती है उसके लिए। अरे भाई, इतना क्यों शर्मा रहे हो, कह देते गोरखपुर की बाढ़ हटाने के लिए 1000 करोड़ रुपए ले रहे हैं, नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो आप पढ़िएगा बजट में लिख रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए बजट का लिया है अर्बन एरिया में जो बाढ़ आ जाती है उससे निकालने के लिए। देखिए, सोचिए आप, 9 साल हो गए अपने गोरखपुर में नाव चलेगी, इस बार भी जब बरसात आएगी तो देखिएगा, मेट्रो तो नहीं चली, स्टेशन भी कहां बना पाएगा, आज तक स्टेशन भी नहीं बना पाए लखनऊ में। तो उसमें क्या करने जा रहे हैं कि 1000 करोड़ लिख देते कि गोरखपुर के लिए चाहिए हमें, और पेड़ लगाने जा रहे हैं। लगभग 140 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं, और इस वर्ष 35 करोड़ पेड़ और लगा देंगे। तो लगभग जब सरकार जा रहे होंगे तो 200 करोड़ पेड़ लगा दिए होंगे। वो मैंने मैथमेटिक्स कई बार बताई आपको कि जिस समय समाजवादी सरकार थी तो 1000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगे थे। 1000 एकड़ में किसी भी फॉरेस्ट के अधिकारी से आप पूछ लेना, उस समय का कोई अधिकारी रहा हो, तो 1000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगाए गए थे, ग्रीन बेल्ट तैयार की गई थी। तो सोचिए 200 करोड़ पेड़ के लिए वो जगह कहां है जहां पेड़ लगे। ये जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी थी, सब जाम था कुंभ में।
तो ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उनका क्या? जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे, और हमें भी मिला था जाम, हम जानते कैसे निकले, हमें सब रास्ते पता थे, और हमने औरों की तरह नहीं बहुत समय लगाया उस स्नान करने में। यूं गए, स्नान किया, तुरंत निकल आए। और लोगों से सीखना चाहिए कपड़े पहन करके स्नान करने का। जो स्मार्ट सिटी या स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई लैपटॉप बांटा हो इन्होंने, सरकार ने तो बताएं। और प्राइमरी एजुकेशन का जो क्षेत्र है, सरकार का दिल्ली का आंकड़ा यह कहता है कि पूरे देश में 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल कहीं बंद हुए तो यूपी में बंद हुए हैं। आप बताइए, प्राइमरी जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, जहां सबसे ज्यादा गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के हैं, क्या सुधार आया प्राइमरी स्कूल में? जो समाजवादी सरकार में व्यवस्था हुई थी हॉट कुक्ड मील देने की, वो भी ये योजना नहीं बढ़ा पाए। बर्तन देने थे, वो भी नहीं बढ़ा पाए। बैग जो मिलते थे, अब शायद बजट में कुछ पैसा दिया है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद कर दी इन्होंने। माध्यमिक का बुरा हाल है। और यहां पर सबसे प्रेस्टिजियस देश के जो स्कूल दिल्ली में माना जाता है, संस्कृति स्कूल, संस्कृति स्कूल यहां बनाया था, आज भी खंडर है। वहां पहला प्रिंसिपल वही बनी थी, एक लेडी, यहां की जो जिलाधिकारी थी उनकी पत्नी बनी थी, पहली प्रिंसिपल वो बनी थी। कुछ दिन चला, उसका चला ही नहीं वो स्कूल, उसका स्कूल वैसे का वैसा है। इन्होंने कहा कि दूध के लिए बहुत बढ़ावा देंगे, एक भी नया प्लांट नहीं लगाया बड़ा। आप लोग गए थे प्लांट देखने, दोनों लखनऊ के, पराग और अमूल का, जो दोनों वर्ल्ड क्लास मिल्क के प्रोसेसिंग यूनिट लगी हैं, जो किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाते हैं। बड़े पैमाने पे पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके लिए। अगर यही हम बढ़ा ले गए होते, और अगर हम क्रॉप्स को एमएसपी दे गए होते, तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई होती। ये सरकार क्या करी? हमने आय दोगुनी कर दी। कहां आय दोगुनी हो गई? ये सरकार कह रही कि हमारी पर कैपिटा इनकम ये है। हाँ, पर कैपिटा इनकम नंबर 2 पर है आपकी। पर कैपिटा इनकम नंबर 2 है, लेकिन नीचे से नंबर 2 है, ऊपर से नंबर 2 नहीं है। आप देख लीजिए आंकड़े। इसलिए क्या और बोला जाए इनके बारे में। इन्हें अपने जुमला मंत्रालय के लिए कुछ बड़े दे देना चाहिए और बढ़ा करके। मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो उनसे, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे की बात थी, आपको और आपके माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिलती रही कि ये तय किया था सरकार ने कि महाकुंभ के होने से पहले हम गंगा एक्सप्रेसवे शुरू कर देंगे। आप बताइए, कुंभ खत्म होने को आ गया, क्या वो एक्सप्रेसवे शुरू हो गया? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जितना पैसा आपने लगाया, और उद्घाटन के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे होंगे, पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बह गया। और आज भी मेंटेनेंस चल रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। सोचिए आप, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया था वो मानक के हिसाब से नहीं बना। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि मीडियन जो होता है वो 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर होना चाहिए। पता नहीं किसने भारत सरकार को पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार जो परमिशन ले ली, मीडियन काट दिया उसका, केवल इसलिए सेफ्टी से खिलवाड़ की जिससे बजट कम हो जाए। और आप उछलते जाइए बुंदेलखंड में, उछलते जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, और मुख्यमंत्री जी ने अपना खुद का एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए। पहले तो सुनने में आ रहा था 6,000 करोड़ का बनेगा, और अब वो 7,000 करोड़ का बन गया। 7,000 करोड़ का। हालांकि वो बात या कहने की नहीं है, लेकिन बात कह भी देनी चाहिए। अमूमन क्या होता है, जब कोई ठेकेदार को नया ठेका मिलता है, तो अगर छोटा ठेका मिलता है तो मोटरसाइकिल खरीद के ले आता है। अगर बड़ा ठेका मिले तो वो गाड़ी ले आएगा, और बड़ा मिले तो स्कॉर्पियो ले आए, और बड़ा मिले तो फॉर्च्यूनर ले आए। लेकिन बीजेपी के ठेकेदार तो हवाई जहाज ले आते हैं, सोचिए आप।
अगर ये बात गलत हो तो बता दो आप। ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कहना पड़ रहा है। सोचिए आप, तो क्या उम्मीद करोगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस कैसा बनेगा, पूर्वांचल कैसा बनेगा? और गोरखपुर लिंक जो 22 में शुरू हो जाना चाहिए था, 24 हो गया, 25 हो गया। ये किसका फंड, किसके रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं? ये आम जनता के रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। और मैंने दिल्ली के बजट में और उत्तर प्रदेश के सदन में ये बात कई बार कही, और फिर कहता हूं, फिर दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री बनाए हैं तीसरी बार। क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार ने कोई भी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को अपने बजट का नहीं दिया? महाराष्ट्र को मिल रहा है, राजस्थान को मिल रहा है, गुजरात को मिल रहा है, अन्य स्टेटों को मिल रहा है दिल्ली के बजट का एक्सप्रेस वे। लेकिन यूपी जैसा बड़ा स्टेट जो देश की इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है, एक भी एक्सप्रेस वे दिल्ली के बजट से क्यों नहीं मिल रहा, ये बताइए आप। और अगर दिल्ली के बजट से मिला होता तो हमारी यूपी का बजट बचता, उससे हम किसान की, नौजवान की, महिलाओं की और उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यों में विकास के लिए लगा देते। ये कारण क्या है? ये जितने भी एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, ये सब कागज पे बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से कहिए हिंदी में नाम ढूंढ के लाएं उसका, एक्सप्रेस अंग्रेजी इस्तेमाल न करें उसके लिए, अंग्रेजी इस्तेमाल न करें उसके लिए। और ये जितने एक्सप्रेस वे हैं ये सब घाटे के हो गए, क्योंकि आपने कहा चित्रकूट तक, चित्रकूट पहुंचा ही नहीं एक्सप्रेस वे, पहले ही छूट गया। तो अगर आप उसको आगे तक जोड़ेंगे, अब रीवा तक जोड़ रहे हैं, ये हमारी पार्टी का सुझाव था। और हरिद्वार तक हमने कहा कि आपका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, अगर ये हरिद्वार जुड़ जाए तो धार्मिक नगरी से उत्तर प्रदेश के लोग आराम से और आसानी से जा सकेंगे। आपको याद होगा जिस समय बस शुरू हुई थी नेपाल से, जहां से सीता मां आती हैं, नहीं, अरे जनकपुर से अयोध्या की लिए बस यात्रा शुरू थी, याद होगा। आप पता करो बस चल भी रही कि नहीं चल रही है। मैंने कहा नेपाल से जोड़ने के लिए अयोध्या को सड़क क्यों नहीं बनी? लाखों लोग आए श्रद्धालु, और लाखों हमेशा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये सोचते इन्हीं के समर्थक गए, हमारे समर्थक भी गए। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के गए, बोला बीजेपी के गए। अरे बीजेपी का थोड़ी है, श्रद्धालु है, वो बीजेपी का नहीं है। और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पोल खुल गई, लोगों की जान चली गई दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं की। उनकी मदद सरकार क्यों नहीं कर रही है? यहां गिर रहे शेर हमने बढ़ा दिए, 100 से कुछ 200 कर दिए शेर, टाइगर। लेकिन इन्हें गिनती अभी तक समझ में नहीं आ रही कि जान जाने वालों की गिनती कितनी है, जो भगदड़ में मरे, और भगदड़ कितनी हुई है ये भी सरकार नहीं बता पा रही है। न जाने कितनी भगदड़ हुई है। जितनी बार मुख्यमंत्री गए हैं उतनी बार ही कुंभ में आग लगी है, पता कर लेना आप। जितनी बार मुख्यमंत्री जी गए हैं उतनी बार ही कुंभ में आग लगी है। और सुनने में आया कि बैलून में भी आग लगी, वो पता नहीं जिंदा बचे थे कि मर गए, बैलून। और जो श्रद्धालु गए, कुछ लोगों की रास्ते में जान चली गई। श्रद्धालु गए, स्नान करके लौटे, जान चली गई। कुछ पहुंच भी नहीं पाए जब जान चली गई। बताओ उनकी मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी? और गिनती नहीं बता पा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आप भी अखबार पलट रहा, जिस समय एसटीएफ को जांच दी गई तो एसटीएफ ने कहा षड्यंत्र है और साजिश है, इसकी पोल खोली जाएगी। उस समय कहा उन्होंने कि हमने त्रिवेणी न्यूज पे, संगम न्यूज पे कहा 16,000 नेटवर्क से मोबाइल पता किए हैं। अगर हमने 16,000 नेटवर्क पे मोबाइल पता किए तो मान लीजिए 32,000 लोग थे, 32 नहीं 50,000 लोग रहे होंगे, 50,000 लोग रहे होंगे। और आप गिनती कितनी बता रहे हो भाई? आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। आपने कहा 16,000 नेटवर्क में थे उस समय लोग साजिश करते समय, और आपने कहा ये डिजिटल कुंभ होगा। आपके सीसीटीवी क्यों बंद हो गए? वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहां है जिस समय भगदड़ मची थी? सीसीटीवी क्या थे? आप कह देंगे वो तार कट गए थे, बिजली नहीं थी इसलिए टूट गए थे तार, रिकॉर्डिंग ही नहीं की कैमरे ने। और ड्रोन क्या कर रहे थे आप चंद्रमा तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। ड्रोन कितने थे सोचिए आप, कहां गए ड्रोन आपके? और पिछली बार के पता करना, जो सीएजी रिपोर्ट कहती है कि ड्रोन फर्जी थे, नकली ड्रोन थे, नकली ड्रोन उड़ाए थे, पिछले सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया।
तो अभी तो जब और जांच होगी तो आपको पता लगा क्या किया इन्होंने कुंभ में। ये आंदोलन इसी तरह करते रहे वो लोग, अपनी आवाज उठाने। इसीलिए हम कहते रहे हैं कि ये लोकतंत्र में जो मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं, उसका किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। ये वही सदन है जब हमारी संख्या थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल की बात थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ नियम की बात थी। इन्होंने लीडर पोजिशन नहीं बनने दिया हमारा। आप बताइए लीडर पोजिशन कहां बनने दिया इन्होंने हमारा। और अब क्योंकि सुन नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, सच ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये सच नहीं सुनना चाहते हैं, इसीलिए लोगों पे तानाशाही दिखाते हैं। ये कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। अरे वो बात अलग है, कुंभ की बात करो, कुंभ की। बाबा पूछ रहे थे कि चाचा को छोड़ के आप अकेले डुबकी लगाए। नहीं, उन्हें देखो, हमारे चाचा की बहुत चिंता रहती है उन्हें। अरे रुक जाओ ना भाई, उन्हें चाचा की चिंता रहती है। अच्छा हुआ उनके संग डिप्टी सीएम दो नहीं गए, वो डुबकी के बाद निकलने ही नहीं देते उन्हें। दोनों हाथ पकड़ करके ऐसी डुबकी लगाते हैं, ऐसी डुबकी लगाते हैं, और नहीं मानते हैं। ले जाओ दोनों डिप्टी सीएम को दोबारा डुबकी लगवाने संघ में, अगर डुबकी के बाद बाहर निकलने दें आपको। देखिए, ये बहुत गलत हुआ है महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होना। इसकी तभी तो मैं कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं डिजिटल कुंभ होगा, तो आपके सीसीटीवी या इस तरह की चीजें जो हो रही थी, साइबर क्राइम में आप नंबर 1 है, यूपी साइबर क्राइम में नंबर 1 है। क्या कर रहे हैं आप? एआई, बताइए, एआई जानते नहीं हमारे मुख्यमंत्री एआई क्या है? अच्छा, एआई अगर जानते होते तो आप सोचिए, मुझे किसी ने बताया, हो सकता है मुझे जानकारी गलत दी हो, आप बेहतर उस चीज को इंटरप्रेट कर सकेंगे। मुझे किसी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जी का कोई बहुत प्रिय सलाहकार है, उसने ये कहा कि मोहम्मद शमी ने डुबकी लगाई है। अच्छा, क्योंकि मोहम्मद शमी को उन्होंने कहां देखा होगा, तो सुनने में यह है कि एआई जनरेटेड जो उसकी पिक्चर थी वो सोशल मीडिया पे चल रही थी। अब वो मैं नहीं जानता किसके साथ। तो अरे रुक जाओ ना, भागो नहीं, अब तुम्हारा जवाब सब देंगे। तो जो एआई जनरेटेड, तो एआई के रिले बना रहे सेंटर, क्या जानते हैं एआई के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी? बताओ ना, क्या जानते होंगे आप, खुद सोच के बताइए। जो ये कहते हो कि एआई से जनरेटेड फोटो को वो सच मान गए कि शमी ने डुबकी लगाई है। सोचिए आप, लगाई किसी और ने डुबकी, कह दिया किसी और के बारे में। ये तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये है कि छुट्टा जानवरों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, और छुट्टा जानवरों के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो क्या लगता है कि ये छुट्टा जानवर तभी हटेंगे जब इस सरकार हट जाएगी। लता है उर्दू की शायरा, उन्होंने एक पंक्ति उर्दू में गाई थी, तो एक पंक्ति सुनाने पर एक सवाल ये देते हैं, यहीं की बेटियां दोनों ने यहीं पर जन्म लिया, सियासत से इन्हें हिंदू और मुसलमान क्यों बना दिया? मुझे दोनों के हालात एक ही मालूम होते हैं, कभी हिंदी पे बंदी तो कभी उर्दू पे ताला। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, वो ये कि ये जो कल उन्होंने बना, परसों उन्होंने एक नेता सदन ने कटमुल्ले पे बयान दिया था उर्दू पे, तो उस पे अध्यक्ष ने कार्रवाई से उस शब्द को नहीं निकाला। मुझे दुख इस बात का भी है कि अखबारों ने भी बढ़ा चढ़ा करके लिखा है, और अखबारों ने इसलिए बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि अखबार भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ये जो अखबार हैं जो बढ़ चढ़ा करके शब्द लिख रहे हैं, या जो चैनल बढ़ चढ़ा करके दिखा रहे हैं, ये कई बार अपना सच बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मजबूरी बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। तो इसलिए ये गलती जहां सरकार से हुई, नेता सदन से हुई है। और सबसे खराब बात ये, मैंने कल भी प्रेस में कहा और आज फिर रिपीट करता हूं मैं आपकी बात, अगर किसी सदस्य में किसी वजह से वो बात निकल गई हो, क्योंकि वो उनका नेचुरल फ्लो है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का नेचुरल फ्लो है। हमारे मुख्यमंत्री नेचुरली ऐसे हैं। वो हम एएनआई की बात को नहीं कहना चाहते। सुनने में ये भी आया है,
सुनने में ये भी आया कि एक दिन एएनआई के सामने ज्यादा रो दिए तो ज्यादा रिकॉर्डिंग हो गई, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग डिलीट करा करके दोबारा रोए फिर वो। तो जो शायरी आप पढ़ रहे हो, हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने पता ही नहीं उर्दू के बारे में। सोचो, उर्दू के बारे में उर्दू के माध्यम से विरोध कर रहे थे। और सच्चाई ये है कि उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं पर जन्मी है, यहीं पर पली है, यहीं पर बड़ी हुई है और मेरठ और आसपास से निकली है। तो मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है, वो बस अकेले में गजल सुनते हैं। एक कोई गजल पता नहीं कौन सी थी जिसमें रो रहे थे, इमोशनल हो गए थे। अगर आप कोई देखिएगा, बहुत इमोशनल हो गए थे मुख्यमंत्री जी उसमें। नहीं, वो नहीं थी, वो गजल किसी और की है, गुलाम अली की पढ़ रही है। सर, महाकुंभ में जो गंगा का पानी है उसकी गंदगी को लेकर दोनों सरकारें आमने सामने है। सेक्टर पॉल्यूशन कुछ और कह रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल कुछ और कह रहा है, यूपी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। आप क्या मान रहे हैं, कौन सच? मैं ये मान रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाली सरकार सनातनी नहीं है। ये दिल्ली और लखनऊ की सरकारों में ब्लंडर हो रहा है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे भी टकरा रहे हैं, इंजन जा ही नहीं पाए हैं, डब्बा वहां शपथ में पहुंच गए कोई। तो तुम्हारी सवाल पूछ पाते हो? देखिए, सवाल का जवाब तभी देंगे जब सब लाइव दिखाओगे या सब रिकॉर्डिंग बाद में दिखाओगे। अरे चल रहा है। नहीं, देखिए, ये सरकार अगर इन्वेस्टमेंट चाहती है तो ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत इन्हें भूलनी पड़ेगी। जो बात ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक आपके यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये मान लें कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है आपका। और जब तक नफरत आप नहीं खत्म करोगे तो आप स्टेट को कैसे ग्रोथ के उस इंजन बना पाओगे। और सच्चाई तो ये है, जो कतार के हेड आए हैं, सबसे ज्यादा फंड्स उन्हीं के पास हैं। फंड्स जो इन्वेस्ट हो सकते हैं दूसरे देशों में। तो हमारी सरकारों को यह कोशिश करनी चाहिए कि कतार का फंड हमारे इकोनॉमी में लगे, हमारे यहां इन्वेस्ट हो। तो इसीलिए दिल्ली वाले तो गले मिल रहे थे और अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके गए थे एयरपोर्ट पर मिलने। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आए आपके प्रधानमंत्री को रिसीव करने। अगर आपका देश ताकतवर होता, क्योंकि कतार के जो वो आए हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो आर्थिक रूप से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा आपकी इकोनॉमी में पैसा लगा सकते हैं। इसलिए आपने उन्हें खुश करने के लिए, उनसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा लेने के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका सम्मान में आप वहां रिसीव करने गए थे और गले मिल करके आए। ये बात हमारे लखनऊ वाले नहीं समझते। लखनऊ वाले जाते नहीं कहीं विदेश, अब कहीं गए हो एक दो देश तो पता नहीं मुझे, नहीं और किसी देश में गए हो तो पता नहीं, लेकिन गए हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, आप भी इसमें डिग्री लिए हुए हैं। सरकार ने बजट में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से क्या चिंतित है, आप लोग सर क्या भूमिका निभा रहे हैं? ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए और आम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया के जितने भी स्टेट हेड्स हैं समय समय पे बैठ करके इस बात पे चिंता करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इनको एड्रेस किया जाए। और एड्रेस करना इसलिए जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसी जमीन देके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम नदियां कैसी देके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम हवा कैसी देके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम कितना साफ सुथरा दे करके जाएंगे। ये चिंता का विषय है और इस पे सरकार और जनता को मिलकर के काम करना पड़ेगा। समाजवादी लोगों ने कोशिश की थी कि एनवायरमेंट की दृष्टि से भी हम अच्छा काम करें और उसको कई जगह हम लोगों ने जगह जगह पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे ग्रीन कवर हम लोगों ने बढ़ाया, या जिस तरीके से प्लांटेशन करते थे हम लोग, जिस तरह सबसे बड़ी बात थी कि ये जो आपकी नदी साफ करने का जो फैसला था, मैं आज भी कहता हूं कि जो गोमती रिवर फ्रंट में मॉडल अपनाया गया है, यही गंगा एक्शन प्लान का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट था
कि कोई भी गंदा नाला पानी का नहीं जुड़े नदियों से, और अगर पानी जुड़े तो साफ होकर के जुड़े आफ्टर द ट्रीटमेंट। वो हम लोगों ने कोशिश की गोमती में, लेकिन इस सरकार ने बर्बाद कर दिया उसको भी। और जो नमामि गंगा या गंगा सफाई या नदियों सफाई के लिए पैसा जो इस बजट में है, कई हजार करोड़ है, ये पैसा नदियों को साफ करने के लिए नहीं है। ये पैसा इसलिए कि बजट में रख दिया, इसको पैसे को साफ कर देंगे, नदियां नहीं साफ होंगी। जी जी जी, नहीं ये मैं आज कह रहा हूं कि देश का वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट होगा। और जब भी समाजवादी सरकार आएगी तो आप खुद देखेंगे कि देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट अगर कोई होगा तो वो आपका लखनऊ का होगा। और यही मॉडल दूसरी जगह अगर अपनाया जाएगा और लागू किया जाएगा तो वहां भी नदियां साफ सुथरी बहेंगी। अभी आपने पता नहीं यूएस की बात करी, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इंडिया को $21 मिलियन क्यों दें, 21 के 27 $21 मिलियन। और यहाँ के टैरिफ का भी जिक्र किया जबकि 3 दिन पहले $21 मिलियन कोई खास अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। नहीं, एक मिनट इनकी बात खत्म कर दें। वो $21 मिलियन कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है जिस शक्ति से वो बात कर रहे हैं या जो हथकड़ियां बेड़ियां से हमारे लोग वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तब बड़ा सवाल तब बन जाता है जब हम 87 रुपए लेकर के जाएंगे, तब आपको ₹1 अमेरिका का मिलेगा। ये बड़ा सवाल है कि जब आप 87 रुपया लेकर के जाओगे तब आपको अमेरिका का $1 मिलेगा। और सोचिए कब ये सरकार क्या कहती थी जब डॉलर की कीमत क्या थी। सरकार ने जिन गंभीर बीमारियों में 5 लाख रुपए दिए जाते थे प्रदेश में, जहाँ कैंसर में हो गया है, वर्तमान सरकार ने उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया है। क्या इसमें इलाज हो सकता है सरकार से? इस पे हम एक ऐड भी दिखाएंगे आपको, वो हमारी पार्टी ने एक ऐड बनाया, वो दिखाएंगे आखिरी में। अरे रुक जाओ ना, ये जो बीमारी वाला सवाल आपने उठाया है, जो नेताजी का पक्ष था और जो समाजवादियों की सोच है और जिस पर समाजवादी पार्टी ने काम भी किया और करके भी दिखाया। समाजवादी पार्टी का मानना है कि कोई भी गरीब अस्पताल जाएगा उसे न कोई कार्ड दिखाना पड़े, न कोई पैसे के लिए उसे मांग की जाए। एक बार पर्चा बन जाए तो उसका पूरा का पूरा इलाज फ्री होना चाहिए, उस गरीब को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो मॉडल नेताजी ने आपके लोहिया इंस्टीट्यूट में शुरू कर दिया था, लोहिया आपके मेडिकल कॉलेज में, और सैफी का एक्ट जो बना था, और उसी एक्ट के तहत हम लोग कैंसर इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। भविष्य में भी हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि गरीब का इलाज फ्री होना चाहिए और पूरा का पूरा पैसा सरकार को देना चाहिए। जितना यादव या जो भी पिछड़े दलित, हाँ एक बात और कहने आपको, इस बजट में पिछड़े दलित आदिवासी और माइनॉरिटी के लिए कुछ है ही नहीं। इस बजट ने बड़े पैमाने पर भेदभाव किया है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ और आदि आबादी के साथ। और जहां तक बात आप कह रहे हैं फैजाबाद अयोध्या की, वहां लगातार अन्याय हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि सरकार वही अच्छी होती है जो सर्किल रेट का बढ़ा करके, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पर आप जमीन ले रहे हैं, अयोध्या वासी कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि जमीन विकास के लिए न दें। आप सर्किल रेट का बढ़ा करके 6 गुना उन्हें दे दीजिए, वो अपने आप स्वयं तैयार हो जाएंगे, या मार्केट वैल्यू जो हो उसके हिसाब से उन्हें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हम उनको गरीबों को बताना चाहते हैं, कोर्ट जाएं और 1.5 साल बाद समाजवादी सरकार बनाएं, आपका सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा देने का काम करेंगे। ये सरकार कंजूस है, ये सरकार का कहना मत मानना। ये 5 स्टार होटल अयोध्या में बनाना चाहते हैं। इन्हें होश ही नहीं है बीजेपी वालों को कि बिना बार के 5 स्टार होटल नहीं बन सकता। सोचिए अयोध्या में ये बार खोलना चाहते हैं। आप बताओ पत्रकार साथियों, कोई अगर ये बात गलत हो तो बताइए कि 5 स्टार होटल कैटेगरी में तभी आप शामिल होंगे जब आपके होटल में बार होगा, बार।
सोचिए, अयोध्या में बार खोलना चाहते हैं लोग, और अगर बार की परमिशन नहीं होगी तो वो 5 स्टार नहीं खुलेगा। तो जमीन तो ले ली लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई 5 स्टार होटल नहीं खुला वहां पर। अगर ये बात गलत हो तो बताइए। और वो पानी का जहाज जो चला था बनारस से, बताओ उसमें बार था कि नहीं था? सब मुस्कुरा रहे हैं, सब चाहते हैं होना चाहिए बार। आपके विधायक सदन में विपक्षी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप भी उस पर सहमति दे दी कि विपक्षी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो। लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। क्षेत्र में आरक्षण का विषय उठा था, हम लोग उसके पक्ष में हैं। हम इसलिए पक्ष में हैं क्योंकि धीरे धीरे ये सरकार प्राइवेटाइज कर देगी, किसी की परवाह नहीं करेगी। चीजें सब प्राइवेटाइज होती चली जा रही हैं, और जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो नौकरियां तो वहीं होंगी, और वो जो रिसोर्सेज यूज करते हैं वो रिसोर्सेज सरकार की, आम जनता का यूज करते हैं। जितना भी बिजनेस फ्लोरिश करता है, ऐड लगाइए, ऐड देखे बिना मत जाइए भाई। ऐड देखे इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? ये कहां के पत्रकार थे लोग? अरे लंच भी होगा। ये अस्पताल तो हमें खुद ही बीमार लग रहा है। न डॉक्टर है, न दवाई, न सुई, न जांच है। सुबह से दोपहर हो गई। भैया डॉक्टर कब आएगा? लगता है सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। इस बेकार सरकार का इलाज में करना ही होगा। इस बार हम गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस लाएंगे और सबको सेहतमंद बनाएंगे। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। समझ नहीं पाए, द्वार दिखाइए। ये अस्पताल तो हमें खुद ही बीमार लग रहा है। न डॉक्टर है, न दवाई, न सुई, न जांच है। सुबह से दोपहर हो गई। भैया डॉक्टर कब आएगा? लगता है सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। इस बेकार सरकार का इलाज में करना ही होगा। इस बार हम गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस लाएंगे और सबको सेहतमंद बनाएंगे। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। किसान वाला भी दिखा दो जो कल AI तो समझ नहीं पाए, मोहम्मद शफी दिखा रहे प्रधानमंत्री भाई। उनके किस सलाहकार ने बताया कि ये मोहम्मद शफी गए थे स्नान करने? ये बता सकते हैं ये किसने बताया था? नहीं सच है, मतलब ये तो नहीं करना चाहिए। उन पर जो सलाहकार हैं, इतना धोखा नहीं देना चाहिए मुख्यमंत्री को। देखिए, मुख्यमंत्री को ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए उन सलाहकारों को, हैं? नहीं यार, तुम नहीं जानते कुछ। AI पे देखा ना उन्होंने, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे सानिया मिर्जा के साथ चल रही है। अरे आपकी भी चल रही है, बॉडी वाली कपड़े उतारते हुए आप भी चल रहा है 6 पैक के साथ। अरे बच के रहना AI से। तेरा कुछ गाना वाना नहीं है। अपना लाओ, किसान वाला दिखाओ। ये महफिल तुम्हारे लायक नहीं है, जब ये चले जाएगी तब सुनाना है। देखिए मैं अपने विधायकों को अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये उर्दू वाला सवाल जो उठाया वो जानबूझ के उठाया, जिससे बेरोजगारी, महंगाई, इन्वेस्टमेंट पे बात ना हो। जो इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात कही थी 40 लाख करोड़ की, आप बताइए इन्वेस्टमेंट कहां आया है? और वेबसाइट पे क्यों नहीं है? वो वेबसाइट पे दिखाना चाहिए ना कि 40 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट आ गया। इनकी वेबसाइट ही बंद है, आप चेक करिए वेबसाइट में है कि नहीं है। तो ये जानबूझ करके उससे ध्यान हटाने के लिए ये बात कर रहे हैं वो, क्योंकि हमारा वोटर इमोशनल है, हमें बोलना पड़ रहा है उसके पक्ष में, और हमारे सब मुद्दे दब गए। अरे यार, हर बार यही बजट में पढ़ते, तुम भी उन्हीं की बातें कर रहे हो यार, हद हो गई तुम्हारी बात यार। अरे भाई, MOU और जमीन पर फर्क नहीं, वेबसाइट चेक करो जरा, गूगल करके चेक करो वेबसाइट कहाँ है। नहीं भाई, अभी क्या ना, ऐसा है जो बजट में जो लिखा जा रहा है, जो MOU, ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मीट हुई, और इन्वेस्टमेंट मीट के बाद हमने ये MOU साइन किए,
प्रस्तावित हैं, जितने भी एक्सप्रेस वे प्रस्तावित हैं, बने नहीं है। मेट्रो प्रस्तावित है, एआई प्रस्तावित है, अभी तक तुम प्रस्तावित ही रखोगे। इन्होंने लिखा है 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारे गए, कहां उतरे हैं? वेबसाइट पे दिखा दो। 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित हुए। तो इन्हें जब नौकरी की बात आई तो सबसे पहले इन्होंने नौकरी किस में कही? वो जो मनरेगा की नौकरी बताई इन्होंने सबसे पहले बताइए। जब नौकरी की बात शुरू की बजट में तो सबसे पहले मनरेगा की नौकरी बताई। वो नौकरी नहीं है, गरीबों का रोजगार है, मजदूरी है वो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई वेबसाइट खोलो ना। आप वेबसाइट पे क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो आज के जमाने में? कहिए कि ये इन्वेस्टमेंट आया, यहां पहुंचा है। किसके अंदर? मंत्री ने पिछले महीने कहा था इन्वेस्टर नहीं आ रहा, हम क्या करें? अरे कोई आएगा ही नहीं। इनकी भाषा सुनकर के हवाई जहाज बाप पे पकड़ के चला जाएगा। अरे कोई भी नहीं आएगा इनकी भाषा सुन करके। और कतार वाले भी चले गए होंगे वापस, 1 रुपया नहीं दिए होंगे। एक मिनट, एक ये देखो बड़ा सवाल है। एक मिनट साथी, देखिए इन्वेस्टमेंट का बड़ा सवाल होता है। जो इन्वेस्टर है वो अपनी सेफ्टी चाहता है, वो बिजनेस चाहता है। और इन्वेस्टर इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसके हिसाब से पॉलिसी होगी या उसके हिसाब से कुछ इंसेंटिव आप दोगे। उदाहरण के लिए आज एचसीएल में 15,000 लोग काम कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 15,000 से ज्यादा लोगों को जॉब मिला है। और ये आप चेक करके आइए, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो जब एफसीएल आना था, एचसीएल यहां पर आना था, तो उनकी कुछ शर्तें थी। उन शर्तों को सरकार के माध्यम से हमने पूरा किया और उसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ में देश की और दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी यहां पर आ गई और 15,000 लोगों को नौकरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रही है। इसी तरह सैमसंग, जब सैमसंग का प्रस्ताव आया, जो उनके ऑफिसर्स थे, जब मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उस समय तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता जी थी और उनकी कुछ शर्तें थी और उन पे ऑप्शन दोनों थे कि वो चेन्नई में इन्वेस्ट करें कि यहां पर इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने जो बातें कही उसको सरकार ने स्वीकार किया। उसका परिणाम यह हुआ कि सैमसंग का एक्सपेंशन का प्लांट उत्तर प्रदेश में लग गया और ये सरकार उनके खिलाफ चली गई थी कोर्ट। आप पता करिए कोर्ट गई थी कि नहीं गई थी। उन्हें कोर्ट में जाकर के जो इंसेंटिव से तब पाए वो लोग, और मुझे लगता है इंसेंटिव देने के लिए भी सरकार ने अपनी जेब में इंसेंटिव रख लिया हुआ कुछ, जैसे थाना की कमाई है ना वैसे ही। सर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने 40 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं तो उसको वेबसाइट में डाल दीजिए। ये लीडर ऑपोजिशन है, ये भी सदन में सीनियर मेंबर है, हम लोग देख लें कहां आया इन्वेस्टमेंट। अगर सिद्धार्थनगर में कोई इन्वेस्टमेंट आया तो बता दो, बताओ। ये लीडर ऑपोजिशन, इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, इंडस्ट्री बताइए कहीं आई है? अच्छा दूसरा, बीजेपी वाले ये जान गए, बीजेपी वालों के सगे नहीं है। इधर कुछ दिनों के छापों से ये पता लग गया है कि बीजेपी वाले ये अंदर ही अंदर कह रहे हैं और बात कर रहे हैं कि बीजेपी अब हमारी भी सगी नहीं बची। एक सरिया वाले थे, बहुत बीजेपी की मदद करते थे। हमें कानपुर के लोगों ने बताया, जब मैं वहां कानपुर गया तो मैंने कहा इस छापा पड़ा है, जरा इसके छापा के खिलाफ बोल दें। तो हमारे लोगों ने कहा मत बोलिए, ये बीजेपी का आदमी है। तो उसके छापा पड़ा, आप पता करिए छापा पड़ा कि नहीं पड़ा। और फिर हम दूसरी बार कानपुर गए तो उन्होंने कहा गुटखा वालों के समर्थन में बोल दीजिए। तो हमने कहा हम नहीं बोलेंगे गुटखा वालों के समर्थन में, ये सब भाजपा मित्र हैं। तो बताओ, स्टेट जीएसटी की पुलिस लगी थी, हर गुटके वाले के नहीं लगी थी, और कई गुटके वाले छोड़ के चले गए हैं। हाँ, तो छोड़ के चले गए कुछ लोग। और आपको और बता दें, दिल्ली लखनऊ के झगड़े में बताओ गोरखपुर में छापा पड़ा था कि नहीं पड़ा था छापा? आप पता करिए आप। हाँ, तो अब धीरे धीरे बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि बीजेपी की सगी बीजेपी भी नहीं बची। अब अभी कन्नौज में छापा पड़ा, भाई उसमें एक ही भाई तो समाजवादी था, उनका परिवार बड़ा है, पूरा परिवार हमारी मदद करता था इस समय पर। कन्नौज में जो भी लेटेस्ट छापा पड़ा है,
तो वो बीजेपी वालों ने छापा पड़वा दिया, इसलिए छापा पड़वा दिया कि समाजवादी पार्टी जीत गई वहां। तो सच्चाई ये है कि पूरा परिवार पहले हमारी मदद करता था, अब परिवार में थोड़ा अलग अलग हो गए, तो कुछ परिवार के सदस्य हमारी मदद करते थे, बाकी सब बीजेपी की मदद करते थे। लेकिन छापा पड़ा तो पूरे परिवार में पड़ गया छापा। तो बताओ बीजेपी वालों के सगे हैं क्या? कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वैसे ए तुम इनसे भी सवाल पूछो, हम थक गए बहुत यहाँ से। अरे ऐड दिखा दो, लाइट बंद करो, ऐड दिखाओ। अरे भैया, आज की सरकार में कोई खुद किसान हो या किसी की खेती बाड़ी किसान हो, इन सब का मतलब है बीज, खाद, सिंचाई, फसल की कम कीमत और छुट्टा जानवरों की परेशानी। सोचता हूँ काम ही बदल लो। हम अपना काम नहीं, ये किसान विरोधी नाकाम सरकार बदलेंगे। हम किसानों का भला करने वाली सरकार वापस लाएंगे, जो बीज, खाद, बिजली, पानी भी दिलवाती थी और फसल के साथ साथ मजदूरी का सही दाम भी। जिनका काम आज भी है याद, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे, एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीढ़ी सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। सर, जिस तरीके से आप बोलते रहते हैं यूपी में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी है, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली को भी एक केशव प्रसाद मौर्य दे दिया गया है प्रवेश जी की। छोड़ो इन बातों, कुछ नहीं आता। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। बधाई तुम्हें।